बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो सिविलियंस का, आम शहरियों का फौजी अदालत में, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है, इसकी जो समाअत हो रही है, इस मौके पर सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल की, उनकी गुफ्तगू की, अदालत के सामने पेश की गई गुजारिशात की बहुत बात हो रही है कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी दलीलों से, अपने आर्गुमेंट्स से अदालत को तकरीबन लाजवाब किया, ये बात कही जा रही है। लेकिन एक खबर रिपोर्ट हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वहां जज साहब ने यह कहा सलमान अकरम राजा साहब से कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। ये जज साहब ने कहा है। इस केस की समाअत में क्या क्या हुआ बहुत आम है, लेकिन जो जज साहब का जुमला है कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, तो बैनुल अक़वामी उसूल कहाँ लिखे जाएंगे? जज साहब से सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी उसूल कहाँ मौजूद होंगे? बैनुल अक़वामी उसूल मौजूद होंगे बैनुल अक़वामी मुआहिदों में, उन मुआहिदों में जिनको दुनिया भर के ममालिक बड़ी तादाद में साइन करके हिस्सा बनते हैं, उन मुआहिदों में जो बैनुल अक़वामी तंजीमें तय करती हैं और उन पर दुनिया एग्री करती है, उन उसूलों में कि जिन पर बड़े बड़े इदारे, दुनिया भर के बड़े बड़े इदारे ये तय करते हैं कि जो सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं, जो आम इंसान है, उसके हुकूक क्या हैं, वहां लिखा होगा। तो जज साहब को अगर ये तय करना है कि बैनुल अक़वामी उसूल में कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो जज साहब को गालिबन देखनी होंगी। और इतनी बड़ी अदालत में, इतने बड़े मनसब पे, इतने बड़े आईनी बेंच में, कि जब पाकिस्तान की अदालत एक साइड पे हो जाए और आईनी बेंच आगे आ जाए, जब ये हो रहा हो, तो फिर वो गुजारिशात ज़रूर अदालत के सामने रखनी चाहिए। वो जो रिवायती गुफ्तगू ने कि दलाइल जल्दी मुकम्मल कर लें, आधा घंटा, घंटा, कितनी देर, इन सब चीज़ों से आगे निकलते और फिर उसके बाद क्या हुआ इसकी बात कर लेते। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिविलियंस के बुनियादी हुकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल 1 खुली अदालत में, 2 आज़ादाना, 3 शफाफ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। दुनिया भर के मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई मुल्कों को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार बदलने पर मजबूर किया। यहाँ जज साहब जमाल मंदोखेल साहब ने सवाल किया सलमान अकरम राजा साहब से कि बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल दरामद ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। अब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल दरामद ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। अब ये वो सवाल था कि जिसका पाकिस्तान को अगर ये किया जाता है तो खुदा ना खास्ता नतीजा भुगतना होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी उसूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया। अब ये नईम अख्तर अफगान साहब ने ये कहा, ये गालिबन उन 2 जज साहिबान में शामिल, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद ना करे। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन अमल दरामद ना करे, ये कहा गया था। तो ये जज साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो ये जो जज साहब कह रहे हैं बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा, तो इसमें देखना यह होगा कि बैनुल अक़वामी उसूलों में लिखा या नहीं लिखा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, इसके मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इसके सिग्नेटरीज में पाकिस्तान भी शामिल है। ये जो यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP+ स्टेटस दे रखा है, ये स्टेटस खतरे में है। ये यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पर बताया था कि अगर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी उसूलों में कहां लिखा होगा। तो बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो बैनुल अक़वामी तौर पर सबसे बड़ा इदारा है इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाला, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहता है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ये गलत है, ये नहीं किया जा सकता।
तो ये भी जज साहब को देखना होगा। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा है, इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें हैं, यानी बैनुल-अक़वामी उसूल अमेरिका के आइन में तो नहीं होगा क्योंकि वो एक मुल्क का आइन है। बैनुल-अक़वामी उसूल इंग्लैंड के आइन में तो नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी उसूल होगा उन तंज़ीमों के चार्टर में कि जिन्हें ये तमाम मुल्क बैनुल-अक़वामी या तमाम मुल्क तस्लीम करते हैं, उन चार्टर्स पर साइन करते हैं, उन मुआहिदों पर साइन करते हैं और ये कहते हैं कि हम ख्याल रखेंगे। तो जज साहब अगर ये जानना चाहते हैं कि कहाँ लिखा है, तो बैनुल-अक़वामी तौर पर लिखा हुआ है। जज साहब जो नईम अख्तर अफ़गान साहब कह रहे हैं कि नहीं लिखा, गलत कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। और मैं हर बार आपको ये मिसाल देता हूँ, जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि सिविलियंस पहुंचे थे कोर कमांडर हाउस तक, GHQ तक, इनमें से कुछ लोगों ने गलतियां की होंगी। बात यह है कि आप एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ट्रायल करने ATC में, तो फिर बाकियों का ट्रायल आपको क्यों करना है मिलिट्री कोर्ट में? ये बहुत बड़ी दलील थी। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा था, मैं आपको बार बार मिसाल देता हूं, कि जो धरना हो रहा था इस्लामाबाद में, सेनेटर मुश्ताक का धरना, उसमें एक नौजवान फौजी ऑफिसर ने अपनी गाड़ी से 2 बंदों को कुचल दिया था। जब उन 2 बंदों को कुचला गया तो सिविलियन हुदूद में, सिविलियन गाड़ी में एक ऑफिसर ने, जो ऑन ड्यूटी नहीं था उस वक्त, वर्दी में नहीं था, और जो मरने वाले थे वो आम शहरी थे, उनको कुचला, तो उसको ले गए हैं फौजी हुक्काम कि इसका हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे। तो फिर ये ट्रायल कैसे हो सकता है? ये बड़ी आसान सी बात है। वो ट्रायल अगर सिविल अदालतों में नहीं हो सकता, तो फिर ये ट्रायल कैसे हो सकता है सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में? ये जज साहब के सामने बड़ी आसान सी बात है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया था कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं किया जा सकता। यह अदालत उसी फैसले को मुअत्तल करने के बाद आगे सुन रही है। तो ये हमारे यहां बड़ी आसान बात है कि ये नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे अर्ज करूं, शहबाज शरीफ साहब की आज जंग अखबार में सामने बड़ी खबर लगी हुई थी। उसके अलावा हमारे यहां बड़े पैमाने पर शोर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। 40 अरब डॉलर, और ये सरमायाकारी पाकिस्तान में ऐसी होगी, पाकिस्तान में ये सरमायाकारी ये बदल देगी, पाकिस्तान में ये सरमायाकारी इसको उलट के रख देगी, पाकिस्तान में ये सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगी। ये हमारे यहाँ हमने तकारीर सुनी, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, हर चैनल पे बड़ी खबर चल रही थी। पहले होता ये था कि हुकूमतें जब कर्जा लेती थी तो कर्जे को कर्जा कहती थी और कहा जाता था कि कर्जा लिया है, साफ तौर पर बताया जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि पैकेज, कर्जे को नाम दे दिया गया पैकेज का, कि हमें पैकेज मिला है, IMF से पैकेज मिला है, वर्ल्ड बैंक से पैकेज मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें पैकेज मिला है, तो कर्जे का नाम बदल कर पैकेज किया गया। अब हमें यह कमाल हुआ है कि SIFC है, हुकूमत है, बाकी हुक्काम हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सरमायाकारी हो रही है। कितने की? 40 अरब डॉलर की। 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। मतलब ये ऐसा मजाक है कि शहबाज शरीफ साहब से इस मजाक पर ही बंदे को इस्तीफा डिमांड कर देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक सरमायाकारी करेगा, मतलब वर्ल्ड बैंक कर्जा देने वाला इदारा है। शहबाज शरीफ साहब, ये लॉन्ग टर्म लोन है, टुकड़ों में आएगा, इसके आने में पाकिस्तान में गालिबन 10 से 20 साल लगेंगे, और वो भी कई चीज़ों से मशरूत है कि किस तरह से आएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये सरमायाकारी है, ये कमाल है। पहले कर्जा होता था, फिर पैकेज होता था, फिर उसके बाद अब ये सरमायाकारी का नाम दे दिया। एक नाम और देते हैं हम, प्रोग्राम। कर्जा नहीं कहते हम, उसको कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में दाखिल हो गए, नया प्रोग्राम लेंगे, पिछला प्रोग्राम खत्म कर दिया। तो अब आप जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये भी कमाल है। शहबाज शरीफ साहब ने ये कमाल किया है। ये हुकूमत कमाल करने में माहिर हुकूमत है, इन्होंने एक और कमाल कर दिया है। इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल गंवाया, मुल्क को हमने दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है। 2013 में जो सूरत हाल थी वो बहुत ख़तरनाक थी। मैं आया, नवाज शरीफ आए और हमने आकर टर्न अराउंड कर दिया, ये इसाक डार साहब ने कहा। फिर वो कहते हैं 17 तक सब बेहतरीन रहा, क्योंकि 17 तक इसाक डार साहब भी थे और 17 तक ही मियाँ नवाज शरीफ साहब भी थे। फिर उनका ये कहना है कि उसके बाद हालात ख़राब होना शुरू हुए। तो नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब के ही बिठाए हुए शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल थे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये कहा था कि बारूदी सुनेंगे, मतलब ये हमने क्या नहीं सुना इसमें। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो मईशत मिली थी उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाजवा साहब से भी जो बातें की थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसाक डार साहब जो हमें बातें बता रहे हैं
कि हमने पॉलिटिकल कैपिटल गंवाया, 17 में मेरी बात पे अमल करते तो पाकिस्तान जो है वो 20वें नंबर पर, आलमी मईशतों में 20वें नंबर पर आ जाता। और इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है और हमने इस वक्त पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो बात यह है कि इसहाक डार साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है क्या। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, वही वर्ल्ड बैंक जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई, जो 2023 के, जब यही हुक्मरान थे, यही लोग थे, या इन लोगों के दोस्तों की बिठाई हुई गैर कानूनी, गैर आईनी, मुकर्ररा मुद्दत से जायद नाजायज हुकूमतें थी, तो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है, 25.3%। यानी एक साल में तकरीबन 1.30 करोड़ अफराद मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए। तो जो इसहाक डार साहब कहते हैं हमने बदल के रख दिया, पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे ले आए, यहां से उड़ जाएंगे, तो ये देखा है कि इस फ्लाइट से कितने लोग खते गुर्बत से नीचे गिरेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। 1.30 करोड़ का ये अंदाजा है। 2019 में गुर्बत की शरह में 21.9% हमने देखी थी। कोविड के दौरान यह हो गई 24.6%, और कोविड की वबा के बाद आई बेहतरी, 2022 में यह शरह हो गई 17.1%, 17.1%। और फिर उसके बाद 2023 के आगाज में हमें यह बताया जाता है कि एक तबाहकुन सैलाब आया और फिर मुआशी बहरान भी था। तो मुआशी बहरान भी था, सैलाब भी था, और ये हालात खराब हो गए। तो ये हालात खराब हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। अब देखिए, इमरान खान के दिनों में जो बहरान आया कोविड का, वो आलमी सतह पर सबसे बड़ा बहरान था, दुनिया मुतासर हुई उससे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो गई। तो ये आप लोग भी करते, आप लोग तो इमरान खान के मुकाबले में इक़्तिदार का 40 साल का तजुर्बा रखते हैं, फिर आप सब मिल के आए थे, तो ये तजुर्बा जो है वो 60-70 सालों का हो गया था। अगर 60-70 सालों के तजुर्बे के बाद सारी कुव्वतें मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट मिलकर ये नहीं कर सके और खते गुर्बत से नीचे पाकिस्तानी मजीद जाए जा रहे हैं, तो फिर क्या कमाल का कारकर्दगी आपकी। क्या आप कहते हैं हमने दिवालिया होने से बचा लिया? दिवालिया होने से कैसे बचाया हुआ है? इस वक्त चीन के पाकिस्तान के पास पैसे पड़े हुए हैं, वो रोल ओवर हो रहा है। अगर वो रोल ओवर ना हो, यूई का पैसा रोल ओवर ना हो, सऊदी अरब का पैसा रोल ओवर ना हो, तो फिर ये जो सहारा नीचे मौजूद है, ये सहारा हटेगा और धड़ाम से सब कुछ नीचे से गिर जाएगा। तो इस वक्त रोल ओवर पे चल रहे, इसलिए डिफॉल्ट की बातें रुक गई हैं। ये रोल खत्म हो जाए तो रोल ओवर खत्म होने की वजह से डिफॉल्ट हो जाएगा। ये इसहाक डार साहब जैसे बड़े मईशतदान को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बार बार वजीर खजाना रहने वाले को भी बात समझ में नहीं आ रही, या आ रही है तो वो लोगों को सच बताने से कासिर है। ये हमारी इकोनॉमी की हकीकत है। आखिर में आप सर्च करना है, ये जो अरमगान है मुस्तफ़ा आमिर केस का, इसका अब होने जा रहा है रिमांड। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर इसका रिमांड हो गया होगा, पुलिस को दे दिया जाएगा कि तफ्तीश करें, इससे निकलवाएं क्या निकलवाना है और हमें बताएं। 2 बार इसका रिमांड अदालत ने नहीं दिया। मरकजी मुलजिम का, जो शरीक मुलजिम, उसका रिमांड हो गया था। शरीक मुलजिम की जानिब से जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई है, और इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये क्या बताता है, एक कॉल आई थी मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को, उस कॉल के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से ये कहता है कि मैंने अपार्टमेंट लिया शाहराह फैसल पर, वहाँ शिफ्ट हो गया। मुस्तफ़ा की वालदा को जो तावान की कॉल और मैसेज इंटरनेशनल नंबर से आए हैं, वो अरमगान ने किए या किसी और ने, मुझे इसका नहीं पता। वो कहता है पुलिस ने मुझे कोरंगी, मेन कोरंगी रोड्स DHA से गिरफ्तार किया। मैं पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ, इससे पहले मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, और अरमगान के साथ मिलकर यह काम किया। मुस्तफ़ा के कत्ल का काम शिराज कहता है। मुस्तफ़ा की लाश उसकी ही कार की डिग्गी में डाली, बलूचिस्तान के एरिया में कार और लाश को ले जाकर जला दिया। उस जगह की निशानदही कर सकता हूं जिस जगह अरमगान के बंगले में कमरे के अंदर मुस्तफ़ा से मारपीट की, उसका खून निकला, और खून अरमगान ने अपने मुलाजमों से साफ कराया था, उसकी निशानदही कर सकता हूं। यही मेरा बयान है, सुना है, दुरुस्त है। ये जो जुमला है ना, खून मुस्तफ़ा ने अपने मुलाजमों से साफ करवाया, इंटेरोगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये जुमला लिखा हुआ है, अरमगान नहीं लिखा, लिखा है मुस्तफ़ा। तो ये जो जुमला है कि मुस्तफ़ा ने खून अपने मुलाजमों से साफ करवाया था,
पुलिस की रिपोर्ट में अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं, ये बाकायदा तौर पर अदालत में पेश हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस की रिपोर्ट फ्लॉड है, इसमें खामी है, बुनियादी खामी है, पुलिस नाअहल है, पुलिस ने जानबूझकर किया है। फिर इस बारे में बहस होती है और इस तरह के हर शक का फायदा, इस तरह की हर नाअहली का फायदा मुल्जिम को मिलता है और कई दफा हमने देखा है कि चीजें मुल्जिम के हक में चली जाती हैं। ये खराब तरीन तफ्तीश, नाकिस तरीन तफ्तीश उसका नतीजा हुआ करता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।